Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gastrin, which is an endocrine hormone. हम गैस्ट्रिन के फिजियोलॉजिकल रोल को देखेंगे। गैस्ट्रिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिन का स्ट्रक्चर क्या होता है और किन किन स्टिमुलस के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। गैस्ट्रिन के गैस्ट्रिन एक रिसेप्टर पे बाइंड करता है, उसको बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर। याद रखिएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन ए रिसेप्टर कोलिसिस्टोकाइनिन के लिए होता है, लेकिन जो कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर ये स्पेसिफिक होता है गैस्ट्रिन के लिए। तो बी वाला गैस्ट्रिन के लिए, ए वाला कोलिसिस्टोकाइनिन के लिए। अब आगे पढ़ लेते हैं गैस्ट्रिन के फंक्शन क्या होते हैं। गैस्ट्रिन का रिसेप्टर तो पता चल गया, सी के बी हो गया। अब गैस्ट्रिन करेगा क्या, नाम से जाहिर है कि ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक एसिड, तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कैसे बढ़ाता होता है। एक तो ये डायरेक्ट बाइंड करता होता है अपने कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर के ऊपर। किन सेल्स के ऊपर, पेराइटल सेल्स के ऊपर। याद रखिएगा, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनमें एक पेराइटल सेल्स होते हैं। पेराइटल सेल्स के दो फंक्शन होते हैं। पहला काम होता है एसिड की प्रोडक्शन और दूसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कराता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसका पहला फंक्शन तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को बढ़ा देना। कैसे बढ़ाना, ये अपने कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा जी सेल्स स्पेसिफिकली एंट्रम में होती है। एंट्रम में क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं। वो गैस्ट्रिन कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। दूसरी तरफ अगर वेगल स्टिमुलेशन चलती है तो वेगल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करती है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं M3 रिसेप्टर, मस्करीनिक टाइप 3 रिसेप्टर। दोनों रिसेप्टर, मस्करीनिक टाइप 3 रिसेप्टर और कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर, ये कपल होते हैं GQ के साथ, जो कि कैल्शियम की अमाउंट को बढ़ा देता है। और कैल्शियम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस फॉर्म को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। तो पहला फंक्शन ये किस तरह करती है, ये कोलिसिस्टोकाइनिन बी रिसेप्टर पर बाइंड करके सिक्रीशन को बढ़ा दिया है, एसिडिक सिक्रीशन को। दूसरा, जो गैस्ट्रिन होता है ना, वो एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो हिस्टामिन प्रोड्यूस कराए। दूसरा, इनकी सिक्रेशन को भी बढ़ा देता है, इनके नंबर को बढ़ा देता है पहला। दूसरा ये हो गया कि हिस्टामिन की फॉर्मेशन बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, एक एंजाइम होता है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। पहला, सेल के नंबर को बढ़ाया। दूसरा, हिस्टामिन की अमाउंट को बढ़ाया। तीसरा, हिस्टामिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा। इन तीनों फैक्टर की वजह से हिस्टामिन अपना फंक्शन कर सकता है। हिस्टामिन रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, उसका नाम है H2 रिसेप्टर। याद रखिएगा, हिस्टामिन के दो रिसेप्टर होते हैं, H1 H2। जो H1 रिसेप्टर होता है ना, वो लंग्स में और दूसरे टिश्यूज में होता है, वहाँ पे ये एलर्जी काज करता होता है। जो H2 रिसेप्टर होता है ना, वो एसिडिक पेराइटल सेल्स के ऊपर होता है, वहाँ पे इसका फंक्शन होता है हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को बढ़ा देना। H2 रिसेप्टर ये कपल होता है GS के साथ, GS स्टिमुलेटरी G प्रोटीन, वो साइक्लिक AMP के अमाउंट को बढ़ाएगी। साइक्लिक AMP हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी। तो पहला फंक्शन तो होगी इसका कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को बढ़ा देना। दूसरा फंक्शन होता है इसका कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसकी ग्रोथ को बढ़ा देना। स्पेसिफिकली ऐसा म्यूकोजा जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसको बढ़ा देना। दूसरा, जो कोलोन का म्यूकोजा, उसको भी हाइपरट्रॉफी करा देना। तो उसके दो मेन, पहला फंक्शन हो गया गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन बढ़ा देना, दूसरा इसका ट्रॉफिक एक्शन है, यानी हाइपरट्रॉफी कराता है किसकी, ऑक्जेंटिक ग्लैंड के म्यूकोजा की और कोलोन के म्यूकोजा की। कैसे बढ़ाता है, ये न्यू आरएनए की फॉर्मेशन और न्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन करा के हाइपरट्रॉफी करवाता होता है म्यूकोजा की। इसका आगे और फंक्शन देख लेते हैं। तो ये और फंक्शन क्या होगा, ये गैस्ट्रिक है ना, वहाँ पे पेप्सिन की सिक्रेशन को भी बढ़ा देता है, लेकिन ये इसका एक्शन माइन्यूट होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, वो सिक्रेटिन होता है, लेकिन ये भी पेप्सिन की अमाउंट को बढ़ा देता है। ये इनडायरेक्ट बढ़ाता होता है। कैसे इनडायरेक्ट बढ़ाता होता है, गैस्ट्रिन ने हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को बढ़ा दिया, वो हाइड्रोजन आयन साफ ज़ाहिर है कि पेप्सिन की अमाउंट को बढ़ा देगी, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करा देगी, जिसकी वजह से पेप्सिन की अमाउंट ज़्यादा होगी। और फंक्शन क्या होगा, ये GIT की मोटिलिटी को भी बढ़ा देता है। जब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक एम्टाइन को, तो गैस्ट्रिन क्या करेगा, वो गैस्ट्रिक एम्टाइन को बढ़ा देता है। नाम से ज़्यादा कि गैस्ट्रिक एम्टाइन, यानी जो स्टोमक की जो एम्टाइन होती है ना, कि स्टोमक को जल्दी खाली करवा देगा, जिसकी वजह से फूड डुओडेनम में पहुंच जाएगी। तो उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होंगे, पहला गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को बढ़ा देना, दूसरा हाइपरट्रॉफी करा देना स्टोमक के म्यूकोजा की और कोलोन की म्यूकोजा की, तीसरा इसका फंक्शन था कि पेप्सिन की सिक्रेशन को बढ़ा देना, और चौथा फंक्शन होता है इसका ये मोटिलिटी को बढ़ा देना, स्पेसिफिकली स्टोमक की और इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है G सेल्स से। जी फॉर गैस्ट्रिन। G सेल्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, वो स्टोमक के एंट्रम में भी हो सकते हैं,
और स्टोमक वो डुडिनम में भी हो सकते हैं, वो जुजिनम में भी हो सकते हैं। तो इन 3 जगह से ये प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिन। अब प्रोड्यूस होता है तो कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं जो उसकी सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं? तो हम स्टिमुलस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटीन डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन डाइजेशन के प्रोडक्ट्स, हमने ऐसी डाइट ली जिसमें प्रोटीन ज़्यादा थी, जिसमें मीट ज़्यादा थी, और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है ना, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है। वो पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन कराता होता है। तो अगर प्रोटीन डाइजेशन के प्रोडक्ट्स आती हैं, स्पेसिफिकली छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स या कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिकली कौन से, इनको रट्टा मानना पड़ेगा, फिनाइलएलैनिन और ट्रिप्टोफैन। अगर ये 2 अमाइनो एसिड आ जाते हैं या फिर छोटे छोटे पेप्टाइड जिनको ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं, अगर वो आ जाते हैं स्टोमक के ल्यूमिन के अंदर, तो वो गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन मिलेगी, जिसके नतीजे में पेप्सिन की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, जिसके नतीजे में डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी। दूसरा स्टिमुलस होता है मैकेनिकल डिस्टेंशन का। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मील की अमाउंट ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा अमाउंट में ठूंस लिया खाना, तो वो भी मैकेनिकल स्टिमुलेशन के जरिए गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को बढ़ा देगा। वंस अगेन इसका मेन फंक्शन यही होगा कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन करा के उसकी डायलेशन कराओ और इसको आगे मूव करवाओ, यानी ताकि इसको हमारी बॉडी से डिस्पोज कराया जा सके। यानी ज़्यादा मील होगा तो ज़्यादा स्टोमक की डिस्टेंशन होगी, ज़्यादा गैस्ट्रिक एम्पटाइंग होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि गैस्ट्रिन की अमाउंट ज़्यादा हो गई है। तीसरा इसका स्टिमुलस होता है वेगल स्टिमुलेशन। अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, वो जीआईटी के फंक्शन को बढ़ा देती है, वो जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देती है, वो जीआईटी के सिक्रेशन को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे अगर वेगल नर्व एंडिंग होगी ना, वो किस पे एंड हो रही होगी? गैस्ट्रिन के ऊपर। वो एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करती है। वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन नहीं होता, बल्कि वो जीआरपी होता है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। वो उसको दूसरा नाम बोम्बेसिन भी है। चूंकि एसिटाइल कोलिन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो अगर हम ऐसी ड्रग्स लें जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को एंटागोनाइज करे, लेकिन वो जी सेल्स की एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो मीडिएटर प्रोड्यूस हो रहा है वो मीडिएटर बोम्बेसिन है, वो एसिटाइल कोलिन नहीं है, जिसकी वजह से एट्रोपिन यहाँ पर उसको ब्लॉक नहीं कर सकते गैस्ट्रिन की रिलीज को। तो 3 स्टिमुलस ऐसे थे जिन्होंने इसकी सिक्रेशन को बढ़ाया। पहला स्टिमुलस था प्रोटीन डाइजेशन के प्रोडक्ट से, यानी प्रोटीन वाला मील। दूसरा, अगर मील की क्वांटिटी ज़्यादा थी। और तीसरा, वेगल स्टिमुलेशन का। अब कुछ फैक्टर ऐसे भी होंगे जो उसको इनहिबिट करेंगे। अब जाहिर है कि इसने एसिडिक सिक्रेशन को बढ़ाना है। अब एसिडिक सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी सिक्रेशन भी कम हो जाएगी। अगर ये ऐसा ना होता, अगर ये नेगेटिव फीडबैक ना होता, तो गैस्ट्रिन पेप्टिक अल्सर काज कर देता। तो अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म रखा है कि जब भी गैस्ट्रिन ज़्यादा काम करता है तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, पीएच काफ़ी ड्रॉप कर जाती है। जब पीएच ड्रॉप कर जाएगी ना, तो फिर इसकी सिक्रेशन ब्लॉक हो जाएगी। कैसे ब्लॉक हो जाएगी हम देख लेते हैं। अगर जब भी स्टोमक के ल्यूमिन के अंदर, स्पेसिफिकली एंट्रोम के ल्यूमिन के अंदर पीएच 3 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो वो 2 मैकेनिज्म के थ्रू गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को कम कर देगा। पहला ये है कि वो जो एसिडिक पीएच होगी ना, वो डायरेक्ट जी सेल्स को इनहिबिट कर देगी। दूसरा ये है कि जो एसिडिक होता है, सिक्रेशन होती है ना, वो सोमैटोस्टेटिन को एक्टिवेट करती है। सोमैटोस्टेटिन हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था पैराक्राइन एक्शंस में। अब सोमैटोस्टेटिन करेगा क्या? सोमैटोस्टेटिन भी इसकी सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से मजीद गैस्ट्रिन प्रोड्यूस नहीं होगा। मजीद गैस्ट्रिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर अल्सर होने के चांसेस भी ना होने के बराबर हो गए। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पेप्टिक अल्सर को प्रिवेंट करता होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं जो गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को अफेक्ट करते हैं। कुछ स्टिमुलस इसकी सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, कुछ इसको इनहिबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ल्यूमिनल स्टिमुलस कौन कौन से होंगे जो सिक्रेशन को बढ़ाएगी? फॉर एग्जांपल, ल्यूमिन में अगर ओलिगोपेप्टाइड्स हो गए, यानी 3 से लेकर 10 अमाइनो एसिड की चेन, या फिर अमाइनो एसिड्स हो गए, स्पेसिफिकली फिनाइलएलैनिन एंड ट्रिप्टोफैन। दूसरा लुमिनल फैक्टर था डिस्टेंशन वाला, यानी मैकेनिकल स्टिमुलेशन। दूसरा न्यूरल फैक्टर, न्यूरल में क्या एग्जांपल आ जाएगी? वेगल डिस्चार्ज। और वेगल डिस्चार्ज किसके जरिए होती है? जीआरपी, बोम्बेसिन के थ्रू। तीसरा होता है ब्लड बॉन्ड। ब्लड बॉन्ड का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्टिमुलस जिनका ओरिजिन ब्लड से हुआ है। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम होता है और एपिनेफ्रिन होता है। एपिनेफ्रिन ये भी बढ़ा देता है इसकी गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को। हमने कहा था कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है ना, वो बढ़ा देती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ना ज़्यादातर वाटरी सिक्रेशन नहीं करवाती, बल्कि वो इंजाइम रिच सिक्रेशन कराती होती है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी काम करती है और कैल्शियम भी काम करता होता है। कुछ ऐसे स्टिमुलस भी होते हैं जो गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। हमने देखा था ल्यूमिनल, अगर एसिडिक आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, या फिर सोमैटोस्टैटिन हो। ब्लड बॉन्ड में कौन कौन सा होगा? सेक्रेटिन होगा, जीआईपी होगा, वीआईपी होगा, ग्लूकागोन होगा, कैल्सिटोनिन होगा। ये 5 स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिसकी सिक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं हम बारी बारी इनके रिस्पेक्टिव हार्मोन्स वाले में पढ़ेंगे। हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, हम इसको अपने रिस्पेक्टिव जैसे सेक्रेटिन में पढ़ेंगे, वीआईपी में पढ़ेंगे। जी सेल्स के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जी सेल्स एंट्रोम में होते हैं, जी सेल्स डुओडेनम में होते हैं, जी सेल्स जुजिनम में होते हैं। इनका फंक्शन होता है गैस्ट्रिन को रिलीज करना।
इनकी शेप कैसी होती है, इनकी जो शेप होती है ना वो फ्लास्क शेप होती है। फ्लास्क शेप का मतलब इनके जो बेस होगी ना, नीचे वाला एरिया होगा वो काफ़ी ब्रॉड होगा, और इनकी जो एपेक्स होगी वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होगी। जो बेस होगी ना वहाँ पे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होंगे, उन ग्रैन्यूल्स के अंदर गैस्ट्रिन स्टोर होगा। जो इसकी एपेक्स होगी वो इसकी म्यूकोजल सरफेस की तरफ होगी। म्यूकोजल सरफेस के ऊपर बहुत सारे माइक्रोविलाई होंगे, उन माइक्रोविलाई के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होंगे। वो रिसेप्टर गैस्ट्रिन के रिस्पॉन्स को मीडिएट करते होते हैं। वो रिसेप्टर सेंस करते होते हैं कि आया कि प्रोटीन वाली फूड आई है, आया कि मील हमने ज़्यादा ले लिया, या फिर न्यूरल स्टिमुलस आया। यानी अगर केमिकल स्टिमुलेशन को सेंस करते हैं, मैकेनिकल सेंस को, और इसके अलावा न्यूरल स्टिमुलेशन को सेंस करते होते हैं, ये रिसेप्टर करते होते हैं। और ये रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? माइक्रोविलाई के ऊपर होते हैं। हम क्लिनिकल कोरिलेट्स को पढ़ लेते हैं। एक क्लिनिकल उसका नाम है गैस्ट्रिनोमा। नोमा का मतलब होता है न्यूप्लेजिया हो गया, कैंसर हो गया। इसका दूसरा नाम है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में ये होता है कि नॉर्मली जो गैस्ट्रिन है वो जी सेल से प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर इस सिंड्रोम में ये जो गैस्ट्रिन होगा वो किसी और सेल से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, स्पेसिफिकली पेनक्रियास के और डुओडेनम के, यानी एक्टोपिक सेल्स हो गए, ऐसे सेल्स जो अपनी पोजीशन में थे ही नहीं, कहीं और से गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। वो गैस्ट्रिन किसी ट्यूमर की वजह से प्रोड्यूस होगा, स्पेसिफिकली नॉन बीटा सेल का ट्यूमर होगा। वो ट्यूमर ज़्यादा गैस्ट्रिन को रिलीज कर देगा। जो गैस्ट्रिन पेनक्रियास या डुओडेनम के ट्यूमर की वजह से प्रोड्यूस हुआ, वो गैस्ट्रिन वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी गैस्ट्रिन की। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर गैस्ट्रिनीमिया। अब हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो गया तो हाइपर गैस्ट्रिनीमिया होने के 3 इफेक्ट हो गए। पहला क्या होगा? हाइपर गैस्ट्रिनीमिया की वजह से ट्रॉफिक एक्शन कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ट्रॉफिक एक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से स्टोमक में जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन ज़्यादा होगी। जब गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ज़्यादा आएगी। नॉर्मली जो डुओडेनम, जुजिनम और आइलियम के पास ये मैकेनिज्म होता है कि लीवर, पेनक्रियास और डुओडेनम की अपनी सिक्रेशन ये बाइकार्बोनेट होती है, ये अल्केलाइन होती है, और ये अल्केलाइन सिक्रेशन स्टोमक के एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करती होती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है तो वो हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन को ओवरहेल्म कर देगा, उसको डोमिनेट कर देगा, तो जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, पीएच काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर गई क्योंकि इसने गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को काफ़ी बढ़ा दिया गैस्ट्रिन ने, जिसकी वजह से जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है जो एल्कलाइन पीएच के ऊपर काम करते होते हैं उनकी इनएक्टिवेशन हो गई। जब पेनक्रियाटिक लाइपेज की इनएक्टिवेशन होगी तो जो बाइल साल्ट्स होंगे वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। और दूसरी बात, जो फैट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, वो फैट ग्लोब्यूल्स फीसिस के अंदर आएगी। इस कंडीशन को बोलेंगे स्टीटोरिया। तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा कि जो फ्लूइड हो गए और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इनकी एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी? काफ़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ने नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ख़राब कर दिया है। जब नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ख़राब कर दिया, जो जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स फीसिस के अंदर क्या हो गए? रिमूव हो गए। इस कंडीशन को बोलेंगे डायरिया। तो 3 चीज़ें हो रही है, पहला अल्सर, दूसरा स्टीटोरिया और तीसरा डायरिया। किस वजह से हो रही है? हाइपर गैस्ट्रोनीमिया की वजह से। और हाइपर गैस्ट्रोनीमिया क्यों हुआ? कि जो पेनक्रियास और डुओडेनम के नॉन बीटा सेल्स थे उनका ट्यूमर हो गया, उन ट्यूमर ने गैस्ट्रिन की सिक्रेशन को ज़्यादा कर दिया। इस कंडीशन को बोलते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम या फिर गैस्ट्रिनोमा। गैस्ट्रिन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। गैस्ट्रिन नॉर्मली इसमें 17 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये स्ट्रेट चेन होती है पेप्टाइड की फॉर्म में, और इसको जो 17 वाली फॉर्म है ना उसको G17 भी बोलते हैं, उसको लिटिल गैस्ट्रिन भी बोलते हैं। एक बिग गैस्ट्रिन भी होता है, उसमें 34 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसको बोलते हैं G34। और वो नॉर्मली कहते हैं जब फास्टिंग पर्सन होता है ना उसके सीरम में रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है इसका मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता चला। जो G34 है वो G17 का डायमंड नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि G17 को डबल कर दो तो G34 बन जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। कैसे क्यों नहीं होता? जब G34 को तोड़ा जाए, एंजाइम ट्रिप्सिन यूज़ करें तो G17 प्रोड्यूस होता है, और दूसरी तरफ इनएक्टिव हेप्टा डी का पेप्टाइड, हेप्टा का मतलब 7, डेका का मतलब 10, तो 17 वाला एक इनएक्टिव पेप्टाइड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम G34 को तोड़े तो हमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा G17 का, हमें 2 मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे। दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। हाफ लाइफ को देख लेते हैं। जो G17 होता है उसकी हाफ लाइफ होते हैं 2 से लेकर 3 मिनट। जो G34 होता है उसकी हाफ लाइफ होते हैं 15 मिनट्स। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? G34 होगा। गैस्ट्रिन होते हैं ना, उनकी इनएक्टिवेशन होती है किडनी के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनकी कॉन्जुगेशन की फॉर्म में उनकी इनएक्टिवेशन होती है। जो गैस्ट्रिन होता है ना वो नॉर्मली 2 फॉर्म्स में होता है, गैस्ट्रिन 1, गैस्ट्रिन 2। गैस्ट्रिन 1 अनसल्फेटेड टायरोसिन की फॉर्म में, और गैस्ट्रिन 2 होता है सल्फेट टायरोसिन की फॉर्म में होता है। जो गैस्ट्रिन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, इसकी 4 कार्बोक्सी टर्मिनल अमाइनो एसिड की वजह से होती है। वो 4 कार्बोक्सी टर्मिनल को हम बोल सकते हैं टेट्रापेप्टाइड पोर्शन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।